Hello friends. Hi, hello friends. I am Dr. Rajiv Hosekar. I am MD in Ayurveda. I am MD in Ayurveda. I am Associate Professor in MD Ayurvedic College, Agra, UP. MD Ayurvedic College, Agra, UP. It is situated in Sikandara, Agra, Uttar Pradesh. I am Associate Professor. I have passed teacher eligibility test last year. So I got the experience regarding the syllabus and the subject about teacher eligibility test. So today I am taking the first lesson, that is called Unit 1. The first lesson contains teacher and training. It contains teacher and training. What are the topics? What are the topics we cover in this teacher and training unit? That is concept of teaching, objective of teaching, level of teaching, characteristics of teaching, teaching methods, factors affecting teaching, clinical teaching, bedside teaching, and learning styles. First lesson is teaching concept. What is teaching? That is called concept. Teaching is the purposeful direction and management of the learning process. It can be both formal or informal. Informal teaching is carried out within the family. Formal teaching is carried out by paid professionals like teachers. अब जो आज पहला जो हमारा अध्याय है, चैप्टर, पहला चैप्टर है टीचिंग कॉन्सेप्ट. तो टीचिंग का मतलब क्या है कि एक पर्पसफुल डायरेक्शन में सीखना, उसको टीचिंग कहते हैं. कोई चीज सीखना है लेकिन एक पर्टिकुलर क्या बनना है, हमें हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो एक पर्पसफुल डायरेक्शन है, उसको हम पढ़ते हैं, तो उसको टीचिंग कहते हैं. टीचिंग दो प्रकार का है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. इनफॉर्मल टीचिंग हमारे घर में होता है, घर के लोगों से हम सीखते हैं, बड़े लोगों से, बुजुर्गों से. और फॉर्मल टीचिंग क्या होता है कि हम स्कूल में, कॉलेज में जाके सीखते हैं. स्कूल और कॉलेज में जाके हम सीखते हैं, वहां पे हमको पे करना पड़ता है. और व्हाट आर द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स? टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी. टीचिंग पढ़ने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान को प्राप्त करना, हमारे अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा करना, सोसाइटी में अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज में अच्छे लोग के रूप में हम जीवन जीना. अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के लक्षण क्या है? इट टेक्स प्लेस इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट. It is closely related to education. Teaching is an art as well as science. Teaching is different from conditioning, training and instruction. तो टीचिंग के जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके गुणधर्म है, वो है ये है कि ये ज्ञान के साथ और एजुकेशन के साथ बिल्कुल नजदीक का संबंध है. टीचिंग एक आर्ट है और एक साइंस भी है, लेकिन टीचिंग कंडीशनिंग नहीं, टीचिंग ट्रेनिंग नहीं, टीचिंग इंस्ट्रक्शन भी नहीं. टीचिंग का मतलब है ज्ञान को प्राप्त करना. कंडीशनिंग में, ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर विषय के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं. ये टीचिंग में ज्ञान का विस्तार बड़ा होता है, व्यापक होता है. द स्कोप ऑफ टीचिंग इज मोर देन कंडीशनिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन. What are the basic requirement for teaching? इसमें क्या जरूरी चीजें? एक है टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट एंड इन्वायरमेंट.
शिक्षक होना है, पढ़ने वाला होना है, पढ़ाने वाला होना है, एक विषय सब्जेक्ट होना है और इन्वायरमेंट। तो इस तरह के इसके बेसिक रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के लेवल क्या क्या है? टीचिंग के लेवल 3 प्रकार के हैं। पहला लेवल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यह एक इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। टीचर प्लेज ए डोमिनेंट रोल। यहाँ पे टीचर का रोल ज्यादा डोमिनेंट होता है। इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग। यहाँ पे सिर्फ पठन किया जाता है, याद किया जाता है। जो टीचर पढ़ाते हैं उसको याद करते हैं। रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। जो भी पढ़ाया जाता है उसका रटना, उसको रट लेते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे अपना कोई बुद्धि हम नहीं लगाते। जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको रट लिया और वो रट के फिर परीक्षा में दे दिया। तो यहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मेमोरी लेवल टीचिंग डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस। तो इसमें हमारी बुद्धि विकसित नहीं होती, ज्यादा इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको याद रखना है, वही पढ़ना है, वही याद रखना है, वही एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे इवेल्युएशन सिस्टम, इसमें क्या होता है? इवेल्युएशन सिस्टम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं? तो इसमें ओरल एग्जाम रहता है, रिटर्न एग्जाम रहता है, ऐसे टाइप ऑफ एग्जाम रहता है इसमें, ओरल, रिटर्न एंड ऐसे। अब दूसरा लेवल ऑफ टीचिंग, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? मेमोरी भी होता है, इंसाइट भी होता है। फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, मेक अंडरस्टैंडिंग द जनरलाइजेशन, डेवलप्स इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल। तो ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है, सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट विषय को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मेमोरी और इंसाइट दोनों आते हैं। तो जो विद्यार्थी है, जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, तो विषय को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों का भी एक्टिव रोल होता है, दोनों भी यहाँ पे एक्टिव रोल होता है। पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर डोमिनेंट थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों का रोल यहाँ पे। अब थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग, थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, विच इंक्लूड्स मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें दोनों इंक्लूड है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो पहला और सेकंड जो बताया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, दोनों इसमें इंक्लूड है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। द टीचिंग एट दिस लेवल इज लर्नर सेंटर। यहाँ पे जो लर्नर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसके अनुसार यह टीचिंग होता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो एक प्रॉब्लम दे देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि ये सॉल्व करो। तो यहाँ पे बच्चे खुद अपना दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव, इसका मतलब है कि खुद अपना जो रीजनिंग है, लॉजिक है, इमेजिनेशन, वो यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड बाय रीजनिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन। स्टूडेंट यहाँ पे लॉजिक, इमेजिनेशन और रीजनिंग, अपना दिमाग यूज करके जो भी प्रॉब्लम टीचर देते हैं उसको सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएशन मेथड, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, इसमें जो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो इवैल्यूएशन होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ऐसे टाइप में अपने आंसर्स, अपने उत्तर देता है। अब हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स। टीचिंग का मेथड्स का मतलब होता है कि टीचर कौन सा मेथड फॉलो करती है। बच्चों को, विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वालों को जो सिखाना होता है उसके लिए कुछ मेथड को फॉलो करना होता है, जिससे जो विद्यार्थी है वो अच्छी तरह से
विषय को समझे। टीचर मस्ट फॉलो वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग devised from time to time. The complete process of education has four common factors: teacher, student, subject matter and context. तो यहाँ पे जो टीचिंग होता है, तो दो प्रकार का मेथड्स होता है टीचिंग मेथड, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब परंपरा से जो चलते आया, गुरु शिष्य परंपरा। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच कैसा होता है? टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, वन वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, पैसिव एंड लिमिटेड, थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे टीचर सेंटर, टीचर जो पढ़ाते हैं वो शिष्य पढ़ लेते हैं, उसको याद कर लेते। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो सब्जेक्ट है उतना ही नॉलेज उनको दिया जाता है। वन वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, यहाँ पे सिर्फ टीचर पढ़ाता है और बच्चे पढ़ लेते। इसके अलावा मॉडर्न मेथड्स, आधुनिक मेथड, ये कैसा रहता है? लर्नर सेंटर्ड, subject specific and skill based knowledge, multi-way transfer of knowledge, interactive and engaging, conceptual and practical। तो मॉडर्न अप्रोच जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है और सीखने वाले के दृष्टि से पढ़ाया जाता है। इसमें मल्टीवे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है, इसमें बहुत अलग अलग जो है अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाता है और बहुत से इसमें साधन होते हैं पढ़ने के, जैसा इंटरनेट है, सोशल इंटरनेट है, बाद में गूगल है, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, वीडियो, यूट्यूब से हम लोग पढ़ते हैं। तो मल्टीवे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इसमें होता है। कंप्यूटर का भी इसमें यूज होता है। अब टीचिंग मेथड्स थोड़ा एलैबोरेटली पढ़ेंगे। पहला जो टीचिंग मेथड है वो कंटेंट बेस्ड मेथड। बोथ द टीचर एंड लर्नर हैव टू फिट इनटू कंटेंट दैट इज टॉट। जो भी पढ़ाया जाता है तो पहले कंटेंट बना के, पहले क्या पढ़ाना तो सोच के उतना ही पढ़ाया जाता है जो कंटेंट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। दूसरा है डिस्कशन मेथड। दिस मेथड is effective when the goal is to promote critical thinking and problem solving skills. It involves encouraging students to share their ideas and opinions about a particular topic. तो जो डिस्कशन मेथड होता है उसमें विद्यार्थी भी सहभागी हो जाते हैं। तो टीचर एक प्रॉब्लम देते हैं और उसमें एक चर्चा, विमर्श, डिस्कशन होता है। विद्यार्थी भी अपने आइडियाज, अपने विचार वहाँ पे प्रकट करते हैं। थर्ड है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड। द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट ओवर ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है विद्यार्थियों को, पढ़ने वालों को, स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट देके फिर एक समय दिया जाता है, एक समयबद्ध रूप से उनको बताया जाता है कि एक महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, इतने दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तो उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है। थर्ड है, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन्वॉल्व्स showing the students how to do something rather than just telling them. This method is most effective when teaching practical skills or hands-on subjects such as science or engineering. डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड में क्या होता है कि प्रैक्टिकल स्किल बताया जाता है, प्रैक्टिकली वो करके बताया जाता है। इसमें थियोरेटिकल कुछ भी नहीं रहता है, पुस्तकों में कुछ भी लिखा हुआ यहाँ नहीं पढ़ाते, प्रैक्टिकल बता के करते हैं। जो साइंटिफिक जो प्रयोग है, जो साइंटिफिक जो मेथड्स है, जो प्रयोग लैबोरेटरी में किए जाते हैं वो प्रैक्टिकली बताया जाता है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग में साइंटिफिक
जो लैबोरेटरीज है उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का ज़्यादा प्रयोग होता है। कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड, this method is effective when the goal is to promote teamwork, communication, and problem solving skills. Students working together in groups to solve problems or complete tasks. तो कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, ग्रुप बना के, अलग अलग ग्रुप बना के सब लोग मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को पूरा करते हैं। उसके बाद है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड, दिस मेथड इज इफेक्टिव व्हेन द गोल इज टू प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी। It involves students exploring a particular topic or question and developing their understanding through inquiry and investigation. यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद सेल्फ इंक्वायरी करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग को यहाँ पे ज़्यादा अवसर दिया जाता है। विद्यार्थी अपना खुद का स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र सोच यहाँ पे लगाते हैं और जो भी टॉपिक दिया है या जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं थ्रू इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। खुद इंक्वायरी करके और उसको इन्वेस्टिगेशन करके उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद है फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड, दिस मेथड इज इफेक्टिव व्हेन द गोल इज टू प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी। इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स लर्निंग द मटेरियल एट होम थ्रू वीडियोज, रीडिंग्स और अदर सोर्सेज and then using class time to apply when they have learned through activities or discussion. तो फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट अपने घर में भी सीख लेता है। आजकल यूट्यूब है, अलग अलग वीडियोस है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, तो वहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज के बाहर, क्लासरूम के बाहर अपने घर में भी सीखता है और जो सीखा हुआ है वो अपने क्लास में उसको उपयोग में लाता है। उसके बाद आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, इट प्रोवाइड्स टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल्स, अब्सेंटीज एंड ट्रांसलेशंस। अब कई स्टूडेंट देरी से क्लास में आते हैं, कुछ लोग अब्सेंट रहते हैं, कुछ लोगों को विशिष्ट भाषा समझ में नहीं आती, ट्रांसलेशन करके बताना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, जो लोग स्कूल में कॉलेज में नहीं आए, एब्सेंट है, तो उनके लिए वो पढ़ाया जाता है। इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड, these methods are driven by the situational analysis of what is the most appropriate thing for us to do now given the situation of learners and the teacher. तो इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड में क्या होता है कि जो इमीडिएट, जो उसी समय में जो अपने को करना है उसको वो लोग उसको टीचर और स्टूडेंट्स मिलके करते हैं। अप्रोप्रिएट थिंग, मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग, जो ज़्यादा जरूरी है और टू डू नाउ गिवन द सिचुएशन ऑफ लर्नर्स एंड टीचर्स, उसी समय में उसको सॉल्व करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टीचिंग एंड बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग, teaching methods focus on developing skills. These skills may include critical thinking, problem solving, communication, creativity, collaboration, and information literacy. Teaching skill is all about you connect with the students. Method of teaching you apply, your way of explanation and engagement with the students in the classroom. तो ये जो बेसिक स्किल है बेसिक टीचिंग का, उसमें आप कैसा कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ, उनको किस तरह से पढ़ाते हैं, उसमें जो टीचिंग स्किल है आपकी, टीचिंग मेथड है आपका, वो किस तरह अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। टीचर नीड मास्टरी ऑफ फॉलोइंग स्किल्स, टीचर को कुछ कला, स्किल, कुछ कुशलता, कौशल्य टीचर को होना चाहिए। जैसा कम्युनिकेशन स्किल, वो अच्छी तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करे। यूजिंग टीचिंग एड्स, पढ़ाते समय जो टीचिंग एड्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका उपयोग कर। पैशन फॉर थिंकिंग टीचिंग, पैशन फॉर टीचिंग, उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट रहना चाहिए, उसको पैशन होना चाहिए।
Steps of implementing teaching methodologies. Identify learning objectives and students' need. Choose the most appropriate methodology. स्टूडेंट्स की जो नीड्स है और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छी तरह से समझ के अप्रोप्रिएट मेथड्स, टीचिंग मेथड्स को यूज करना चाहिए। अब अलग अलग मेथड्स क्या है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग अप्रोच यूज करते हैं। जैसा साइंस का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच होता है। इंक्वायरी साइंस में, मैथमेटिक्स में खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। डिस्कशन बेस्ड अप्रोच, डिस्कशन बेस्ड अप्रोच सोशल स्टडीज और लिटरेचर। तो सोशल स्टडीज में समाज शास्त्र और जो लिटरेचर, वांग्मय साहित्य, इसमें डिस्कशन का अप्रोच रखना चाहिए। फ्लिप्ड क्लासरूम, it allows students to go beyond their normal boundaries and explore the lesson before teacher describe them in classroom. क्लासरूम में टीचर बोलने के पहले स्टूडेंट क्या करता है, वो नॉलेज बाहर से गेन करता है, उसको फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं। फिर माइंड मैप्स, गामिफिकेशन। गामिफिकेशन मतलब लर्न थ्रू द प्ले यूजिंग क्विजेस एंड हंट आइडियाज। खेल खेल में अपन सीखते हैं, उसको गामिफिकेशन बोलते हैं। आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा आईसीटी बेस्ड जो है कोर्सेस है। अब जो अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो विद्यार्थी, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है, तभी हम पढ़ा पाएंगे। उसका बैकग्राउंड, उसका सोशल बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, कॉग्निटिव बैकग्राउंड। तो इसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज है, जेंडर है, कल्चरल बैकग्राउंड है, लैंग्वेज है, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है, ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो है सोशल इंटरेक्शन, मैच्योरिटी लेवल, मोटिवेशन, ये सब देखते हैं। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें एजुकेशन टाइप, एजुकेशन लेवल, नॉलेज लेवल, ये देखते हैं। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें मेमोरी देखते हैं, याददाश्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। Learner characteristics can be identified by collecting information based on their cognitive, physiological, affective, and social characteristics. Good learners are curious, carefully understand social and personal quality, growth and development, willingness to work, interest. तो जो अच्छे लर्नर है, गुड लर्नर्स, वो हमेशा उत्कंठा, क्यूरियस, जानने की इच्छा होती है, उनको उत्कंठा होता है, सीखने की इच्छा होती है, विलिंगनेस टू वर्क, काम करने की इच्छा होती है, इंटरनल मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेट होकर वो सीखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। अब दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको एडोलसेंट एडोलसेंट बोलते हैं, बच्चे छोटे हैं बड़े हो, और एडल्ट लर्नर जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो ऑलरेडी बड़े हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, और जो बड़े हो रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस। तो जो बड़े हो रहे हैं, एडोलसेंट लर्नर जो बड़े हो रहे, दे आर डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर लर्निंग। वो वो टीचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं सीखने के लिए, डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर लर्निंग। लर्निंग इज सेल्फ इनिशिएटेड, उनको इनिशिएट करना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो। ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज सेट बाय टीचर, टीचर ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि आपको इस तरह पढ़ना है। टीचर्स कंट्रोल टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग, यहाँ पे टीचर का रोल प्रोमिनेंट है, टीचर यहाँ पे डोमिनेंट है, वो जैसा बताएंगे, जैसा बोलेंगे वैसा एडोलसेंट लर्नर को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब एडल्ट लर्नर, इसमें क्या प्रकार होता है, इसमें क्या भेद।
तो ये सेल्फ मोटिवेटेड होते, सेल्फ डायरेक्टेड होते, ये खुद पढ़ने की इच्छा इनमें इनके मन में होती है और ये सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू करते हैं। लर्निंग मस्ट हैव रेलेवेंस टू रियल लाइफ टास्क। इनको गोल मालूम रहता है कि मुझे क्यों पढ़ना है। अभी मुझे प्रमोशन के लिए पढ़ना है, कोई अगर ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो उसको प्रमोशन के लिए पढ़ना है, तो उसको परीक्षा देना है प्रमोशन के लिए, तो उसको पहले से मालूम रहता है कि ये मैं पढ़ूंगा तो मेरे को आगे जाके मेरे को फायदा होगा, तो उसके लिए रिलेवेंस टू रियल लाइफ टास्क ऐसा बोलते हैं। मोटिवेशनल बाय इंटरनल फोर्स, एडल्ट हैव मच मोर सेल्फ कॉन्सेप्ट इन लर्निंग। उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट रहता है, क्लैरिटी रहती है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, तो ये सारा उनको क्लैरिटी उनको रहती है एडल्ट लर्नर और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, instructional facilities, learning environment and institution. Factors affecting teacher, factors affecting teaching related to teacher, इसमें क्वालिफिकेशन, जो टीचर है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत जरूरी है। वो एमडी है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है, क्या है उसका क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। स्किल, higher degree is not always important. Teaching skill and talent is all about you connect with the student. कई बार ऐसा होता है कि डिग्री बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उनको स्किल नहीं है पढ़ाने का, तो कुछ फायदा नहीं। सिर्फ डिग्री रहने से फायदा नहीं, टीचिंग स्किल भी होगी, किस तरह से आप कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट के साथ, योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप किस तरह से समझाते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को, पढ़ने वालों को। एंगेजमेंट विद स्टूडेंट्स, आप किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं इन द क्लासरूम। कम्युनिकेशन स्किल, आप पढ़ाने का जो आपका जो तरीका है कम्युनिकेशन, वो पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। एक्सपीरियंस, इट इज important than higher qualification because through experience a teacher can handle different mindset of different students in the classroom. अब आपको एक क्वालिफिकेशन बहुत है, आप पीएचडी है, एमडी पीएचडी है, आपके पास स्किल भी है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, टैलेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस भी जरूरी है। क्योंकि एक्सपीरियंस से क्या होता है कि जो अलग अलग पद्धति के जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग थिंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग माइंडसेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। ए टीचर कैन हैंडल डिफरेंट माइंडसेट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के जो माइंडसेट वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको आप हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद पैशन टुवर्ड्स सब्जेक्ट एंड टीचिंग प्रोफेशन। अब आपके पास एक्सपीरियंस भी है, स्किल भी है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन आपको पढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। मैं टीचिंग प्रोफेशन में मैं अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को ये विषय में टीचिंग करने में मेरे को इंटरेस्ट है, बच्चों को पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट है, ज्ञान का आदान प्रदान करने में इंटरेस्ट है, तो पैशन भी होना चाहिए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर। अब जो पढ़ने वाला है लर्नर, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो उसको टीचिंग करते समय क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस बुद्धि, स्मरण शक्ति। अगर आप पढ़ा रहे लेकिन विद्यार्थी समझने की बुद्धि नहीं है उसके अंदर स्मरण शक्ति नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं, तो आप जो भी पढ़ाते हो उसको समझ में नहीं आता। एथनिक ग्रुप्स, race, belief, and socio-economical status of the learners, which can influence the teaching in the classroom. तो अलग अलग प्रकार का जो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है, रेस है, एथनिक ग्रुप है, बिलीफ, ये सारा भी काउंट करता है। साइकोलॉजिकल डिफरेंस ऑफ लर्नर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू लर्न। अब उसके बाद है लर्निंग इन्वायरमेंट। अब बच्चे भी अच्छे हैं,
बुद्धिमान है, समझदार है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, स्मरण शक्ति भी अच्छी है और टीचर भी अच्छे हैं, स्किलफुल है, एक्सपीरियंस। लेकिन लर्निंग इन्वायरमेंट वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट लर्निंग का नहीं है, ठीक नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं और टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा हो? टीचर नीड टू फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स to improve classroom environment so that students listen to teacher's voice while interacting with students. तो जो इनडिसिप्लिन वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनका बिहेवियर कंट्रोल करना पड़ता है ताकि इन्वायरमेंट लर्निंग का ठीक से हो। या फिर कोई अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है, इनडिसिप्लिन से रहता है, तो उससे क्या होता है कि पढ़ाई में व्यवधान व्यवधान डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए वो भी जरूरी है कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे। अब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो टीचर पढ़ाती है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी वो क्या क्या है? प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी मतलब टीचर जो पढ़ाती है उसके लिए कुछ प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, वीडियो प्रोजेक्टर, विजुअल विजुअल आंखों से देखने का इंस्ट्रक्शन, फिल्म, ये सारा लेकर पावर पॉइंट, ये सारा लेकर टीचर बच्चों को पढ़ाती है। तो जिससे ऑडियो विजुअल ज्ञान होता है, कान से सुनते हैं बच्चे और देखते भी, तो पावर पॉइंट वगैरह उसमें आता है। नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, इसमें नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी क्या आता है? तो चार्ट आते हैं, पोस्टर आते हैं, पिक्चर आते हैं, फोटोग्राफ आते हैं, ग्राफ आता है, मैग्नेटिक बोर्ड आता है, ब्लैक बोर्ड आता है। तो इसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, चार्ट बता के, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख कर, या फोटोग्राफ्स बता के, या कोई पोस्टर पिक्चर बता के पढ़ाया जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज: नेचर ऑफ ऑडियंस, साइज ऑफ ऑडियंस, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, रिलेटिव कॉस्ट। अब ऑडियंस भी कैसा है वो भी देखना पड़ता है। ऑडियंस बिल्कुल गांव से आया है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो आप उसको वीडियो से पढ़ाएंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको उसके लेवल के अनुसार आपको जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि अपना ऑडियंस कैसा है। साइज ऑफ द ऑडियंस, कितने लोग हैं सुनने के लिए, पढ़ने के लिए कितने लोग आए, तो सारा देखकर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को सेलेक्ट करना। अब इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज क्या क्या है? ऑडियो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, कान के द्वारा सुनकर पढ़ाया जाता है, जैसा रेडियो सेट है, साउंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंग्वेज लैब है। दे आर इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस थ्रू विच मैसेज कैन ओनली बी हर्ड, इसमें खाली मैसेज सुनकर पढ़ाया जाता है। विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, आंख से द्वारा, आंख के द्वारा देखकर पढ़ना है, तो उसमें पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, फोटोग्राफ्स है। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, इसमें दोनों होता है, कान से सुनना, आंख से देखना। तो उसमें टेलीविजन है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, मल्टीमीडिया है। Multimedia is a combination more than one media, but it could include several forms of media and audios, text, still images, animations, graphics, videos, and films. टीचर सपोर्ट मटेरियल, अब टीचर जो पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें क्या क्या सपोर्ट मटेरियल है जो उनको बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। Support material aims to support teachers and students in achieving the learning outcomes of any subject. Teacher solution manuals, lecture slides, extra practice questions, micro teaching, तो ये सारा टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। माइक्रो टीचिंग कॉन्सेंट्रेट ऑफ specific teaching behavior
and provides opportunity for practicing teaching under controlled conditions. टीचिंग एड्स, कौन से टीचिंग एड्स है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम बच्चों को उसको पढ़ा सकते हैं? तो ट्रेडिशनल एड्स, ट्रेडिशनल जो परंपरा से चलते हुए आ रहे, उसमें ब्लैक बोर्ड है, चॉक बोर्ड है, बुक्स है, पीरियडिकल्स, विजुअल एड्स, फिगर, पोस्टर्स, ऑडियो, रेडियो, मोबाइल, विजुअल, मोशन पिक्चर, प्रोजेक्टर. Importance of teaching aids: clarification, learning from direct experience, discouragement of cramming, increase the vocabulary, generate motivation, save the time and money. तो टीचिंग एड का जो महत्व है वो क्या है कि डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, इसमें याद करके, पठन करके रटना, इसमें रटना नहीं होता है, इसमें वो देखता है और ज्ञान को प्राप्त करता है. बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट देखकर ज्ञान प्राप्त करता है. मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, बेड साइड टीचिंग. अभी हमारा डॉक्टरी कोर्स है, जो डॉक्टर्स है वो टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिख रहे हैं, तो उनके लिए क्लिनिकल टीचिंग, बेड साइड टीचिंग कैसा होता है वो बता रहे. अटेंड 3 डोमेन मॉडल of the best bedside teaching practices. इसमें 3 डोमेन्स है बेड साइड टीचिंग. ठीक है, अटेंड पेशेंट्स कंफर्ट्स, पेशेंट के कंफर्ट्स को देना. माइक्रो स्किल ऑफ टीचिंग, ग्रुप डायनेमिक्स. ग्रुप डायनेमिक में क्या होता है? इंक्लूड एवरीवन इन टीचिंग एंड फीडबैक, सबको इसमें इंक्लूड कराते हैं. माइक्रो स्किल ऑफ टीचिंग, इसमें क्या होता है? डायग्नोज द पेशेंट, पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं. ये हो गया क्लिनिकल टीचिंग, बेड साइड टीचिंग. अब आया वेरियस मॉडल्स ऑफ बेड साइड टीचिंग. इसमें बेड साइड टीचिंग में अलग अलग मॉडल्स हैं. क्या क्या है? रोल मॉडलिंग, पेशेंट सेंटर्ड मॉडल, रिपोर्टिंग बैक मॉडल, केस कॉन्फ्रेंस, ट्रायलॉग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस, कोलैबोरेटिव डिस्कवरी. अब एनसीईआरटी, उन्होंने 1982 को 18 टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल बताया. वो 18 टाइप के स्किल को आप यूज़ करेंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे. तो उसमें क्या क्या है? राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन, question delivery, response management, explaining, illustrating, using teaching aids, stimulus, pacing of the lesson, promoting pupil participation, use of blackboard, achieving closure of the lesson, evaluating pupils' progress, diagnosing students' learning, management of class, teaching approach. ये सारा 18 का जो है टीचिंग स्किल है, जो एनसीईआरटी ने बताया है. अब डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन. डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. Majority of medical diagnoses are made on the basis of information arising from the consultation alone. Good communication helps patients understand their condition and treatment, fosters trust, and improves patient outcome. तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे डायग्नोसिस करने में, रोग का निदान करने में मदद मिलता है. पेशेंट को भी सेटिस्फैक्शन होता है कि डॉक्टर ने मेरे से बात की. उसको भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा पेशेंट के अंदर क्या रोग है उसको ढूंढ के निकालते. तो इसमें क्या होता है? अप्रोप्रिएट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, ग्रीटिंग पेशेंट्स, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी. डॉक्टर को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, पेशेंट क्या बोल रहा है, उसको ग्रीट करना चाहिए तो पेशेंट को अच्छा लगता है. क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय पेशेंट, पेशेंट को कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसको क्लैरिफाई करना है, कुछ डाउट्स है तो क्लैरिफाई करना है. तो ये डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन.
अब लर्निंग स्टाइल में अलग अलग प्रकार है, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, काइनेस्थेटिक। तो अलग अलग प्रकार से जो लोग पढ़ते हैं, कुछ लोगों को विजुअल जो है स्लाइड्स वगैरह बताएंगे विजुअल, तो वो अच्छी तरह से उसको कैच कर लेते हैं ज्ञान को। जैसा चार्ट है, डायग्राम है, वीडियोज है, तो इनको विजुअल लर्नर्स बोलते हैं। विजुअल लर्नर्स, तो ये देखकर पढ़ना सीखते हैं और देखकर याद रखते हैं, जो भी पढ़े तुरंत उसको याद रखते हैं। उसके बाद आता है ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स मतलब दे लर्न बेस्ट बाय हियरिंग इंफॉर्मेशन, वो कान से सुनकर वो सीखते हैं। तो उसमें ऑडियो टेप्स लगा के सीखते हैं, राइम्स के द्वारा सीखते हैं, डिस्कशन के द्वारा सीखते हैं, स्टोरी सुनकर सीखते हैं, या अपना वीडियो देखकर सीखते हैं, सुनकर ऑडियो सीखते हैं। कुछ लोगों को सुनने से जल्दी याद होता है, कुछ लोगों को देखने से याद होता है। तो विजुअल लर्नर्स को देखने से याद होता है, ऑडिटरी लर्नर्स को सुनने से याद होता है। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स, कुछ लोगों को पढ़ने से, जोर जोर से पढ़ने से याद होता है। कुछ लोगों को राइटिंग, नोट्स बनाने के बाद उनको याद होता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स प्रिफर टू टेक इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड एज वर्ड्स एंड टेक्स्ट एंड नोट्स। तो इन लोगों को नोट्स के द्वारा ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ लोग रीडिंग के द्वारा पढ़ते हैं। उसके बाद आता है काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर, मोटर लर्नर भी बोलते हैं, दे लर्न बाय ग्रॉस मोटर मसल्स। Kinesthetic learners learn best by touching and doing. Hands-on experience is important for kinesthetic learners. वो लोग एक्शन के द्वारा लर्न करते हैं, पढ़ते हैं। हाव भाव एक्शन बताया जाता है, तो जल्दी से उसको कैच करके वो पढ़ते हैं। तो इस तरह से काइनेस्थेटिक, राइटिंग, रीडिंग, ऑडिटरी, विजुअल, ये अलग अलग प्रकार के लर्निंग स्टाइल है जिसमें लर्नर उस हिसाब से पढ़ता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने पहला क्लास लिया, फर्स्ट यूनिट, उसमें टीचिंग कॉन्सेप्ट, टीचिंग मेथड्स, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा हमने स्किल, टीचिंग स्किल हमने पढ़ा। तो यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग, वो हमने आज कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच। I am Dr. Rajiv Bhosekar. Hello, good evening. Nice to meet you. I am Dr. Rajiv Bhosekar, MD. I am Associate Professor in MD Ayurvedic College, आगरा, यूपी आगरा में MD आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसमें मैं एसोसिएट प्रोफेसर। टुडे आई एम टीचिंग यू अबाउट सेकंड लेसन, यूनिट 2, second lesson that I am going to teach you today. The second lesson name is communication. Communication. So in this second unit, the meaning of the communication, type of the communication, characteristics of the communication, effective communication, मास मीडिया, ये सारा आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Communication is exchange of thoughts or convey information or feelings by oration, writing, or through other means. Feedback is the response of message that the recipient returns to the sender. तो कम्युनिकेशन टू वे होता है। इसमें एक प्रोसेस होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन दूसरे को पास किया जाता है थ्रू थॉट्स या फीलिंग्स, राइटिंग और ओरेशन।
इसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो जिसको कम्युनिकेशन किया है वो फिर फीडबैक करे कि मुझे समझ में आया नहीं आया, आपने जो बोला वो मुझे समझ में आया या नहीं आया। तो कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन, इट मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग करके जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसमें वर्डलेस मैसेज होता है, वर्डलेस मैसेज, जैसा बॉडी गेस्चर, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, इस तरह से जो है बिना शब्दों का इसमें कम्युनिकेशन किया जाता है। उसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल, takes place anywhere by means of words, sounds, facial expression, gesture, and posture. Universal form of face-to-face routine communication between two people, both sending and receiving message with feedback. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो व्यक्ति होते हैं, दो लोग होते हैं, उसमें आपसी बातचीत के द्वारा वो अपना कम्युनिकेट करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन, a group is a member of people that has common goal, interact and one another to attain the goal, recognize one's another existence, see themselves as a part of the group. Group communication is interpersonal communication. तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे सारे लोग जमा होते हैं, अब उनको एक विषय के ऊपर सुनना है, इसलिए वो जमा हो गए। जैसा कोई लेक्चर है, कोई आध्यात्मिक कोई व्याख्यान है, तो उसमें एक पर्टिकुलर, अब आध्यात्मिक व्याख्यान है तो कोई संत आता है और अपना भाषण करता है, तो उसमें एक विषय होता है कि भाई अध्यात्म का विषय होता है। उसी तरह से कुछ मार्केटिंग वाले कई लोगों को बुला के ग्रुप करके मार्केटिंग के बारे में सिखाते हैं। जो है आजकल जो ये चल रहा है अपना, जो अप डाउन होता है ना, मार्केट ऊपर नीचे मार्केट होता है, उसके लिए भी आजकल क्लासेस देते हैं। स्टॉक मार्केट बोलते हैं उसको, स्टॉक मार्केट के लिए कुछ लोग आते हैं, ग्रुप में बैठते हैं और उनको सिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट में कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है कि प्रिंसिपल है जो अपने स्टाफ को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, थ्रू व्हाट्सएप, वो ऑफिशियल होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैजुअल होता है, जो ऑफिस के बाहर होता है या अपने दो स्टाफ के बीच में होता है, कैजुअल होता है, ऑफिशियल नहीं होता है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में और एक आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, that took place in the mind of the individual, includes self talk। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें मन से अपन बात करते हैं, एक व्यक्ति किसी और से बात नहीं करता है, वो अपने आप से बात करता है, उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन, जो क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ते हैं बैठते हैं उनको सिखाया जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन लार्ज पॉपुलेशन, तो उसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फिल्म, इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। तो कोई चीज़ पेपर में आती है, न्यूज़पेपर में, वो लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, तो उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। टेलीविज़न में कोई एक वार्ता आता है, एक कुछ समाचार आता है, वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। Administrative communication, it is a process which involves the transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting actions which will accomplish organization goal। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसके लिए जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन, इट फॉलोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं।
मतलब जो बॉस है वो अपने नीचे के लोगों को कुछ कम्युनिकेशन पास करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैटरल, इट टेक्स प्लेस बिटवीन सेम लेवल ऑफ वर्किंग ऑन द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसा बैंक है, वहाँ पे सेम लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो नीचे का एम्प्लॉय वो अपने बॉस को जो मैसेज भेजता है, बॉस ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके बारे में उसको फीडबैक देता है, तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो सबसे बड़ा बॉस बैठा है वो अपने से नीचे वाले को कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजता है, जो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सन। अलग अलग जो पोस्ट में जो लोग हैं, क्लर्क है, हेड क्लर्क है, अकाउंटेंट है, तो वो सारे अलग अलग पोस्ट के लोगों को जो बीच में उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका गुणधर्म क्या है, उसके गुण क्या है। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, exchange of ideas, opinions, and thoughts, mutual understanding. Primary purpose is to get the response. Reading, writing, speaking, listening are four skills of communication. कम्युनिकेशन के चार स्किल है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। टीचर और लर्नर के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, तो एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर। तो टीचर क्या करती है, कम्युनिकेट करती है मैनर्स को, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करती है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम में कम्युनिकेशन करना है तो बच्चों को पढ़ाना है, तो किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उसको समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, प्रोमोटिंग लर्निंग स्किल्स, क्लासरूम इंस्ट्रूमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट, टास्क देकर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उसमें 7C होते हैं। एक क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कॉन्क्रीट, सपोर्टेड बाय फैक्ट, कंसाइज, limited words, correct, message should be precise, coherent, subject oriented, courteous, polite, complete। तो इसमें जो है 7C होते हैं और 4S होते हैं। शॉर्टनेस, कम्युनिकेशन शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए। सिंसियर होना चाहिए, तो जो भी बोलते हैं वो सही होना चाहिए। तो इस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के जो बीच बीच में जो व्यवधान आते हैं, व्यवधान, बैरियर्स, जो अड़चन पैदा होती है वो क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, फिजिकल बैरियर, साइको सोशोलॉजिकल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, क्रॉस कल्चरल बैरियर्स, मैकेनिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, नॉइस डिस्ट्रैक्शन, ये सारे बैरियर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, फिजिकल बैरियर्स में ट्रैफिक नॉइस, साइको सोशोलॉजिकल बैरियर में हॉलो इफेक्ट, इन अटेंशन, इंटरपर्सनल बैरियर में पुअर रिलेशन। तो इस तरह से बैरियर होते हैं। नॉइस डिस्ट्रैक्शन, ह्यूमन साउंड, ट्रैफिक, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इससे भी कम्युनिकेशन जो है उसमें व्यवधान पैदा होता है। ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब इसको बैरियर्स को कैसा कम्युनिकेट करना, तो उसके कुछ रूल्स है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, लिसन केयरफुली, कंट्रोल इमोशंस, वॉच फॉर नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज। बोलना अगर
बोलते बोलते बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे तो जल्दी समझ में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, तो इस तरह से वो जो है कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स है उसको दूर करते हैं। अब कम्युनिकेशन में मास मीडिया एंड सोसाइटी, तो कम्युनिकेशन जब लार्ज लेवल का होता है उसमें मीडिया भी आता है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये सारा उसमें आता है। It refers to various forms of communication that reach a large audience simultaneously. Includes television, radio, newspaper, magazine, internet, and social media platform. तो जहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक अगर कम्युनिकेट करना है तो मास मीडिया के द्वारा कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेकेंड लेसन है उसका नाम कम्युनिकेशन, वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया। आप इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Hello, good evening. I am Dr. Rajiv Bhosekar. I am MD in Ayurveda. I am Associate Professor in MD Ayurvedic College, Agra, Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, there is the Agra city is there. There MD Ayurvedic College. There I am teaching as an Associate Professor. So today is the third lesson, third unit, that is called Classroom Management. Classroom Management is the third lesson in the teacher eligibility test. So what is classroom management? Classroom management techniques are sets of rules structured so that they specify the guidelines for students so that students act in a specific way. Classroom management is the actions teachers take to establish and sustain an environment that fosters students' achievement in the academic space. Designing classroom curriculum to facilitate student learning. Making effective use of classroom management techniques. क्लासरूम मैनेजमेंट के जो थियरीज है वो क्या क्या है, तो उसमें है बिहेवियरिस्टिक थियरी, focuses on compensating the students' undesirable behavior with adequate rewards and punishment as and when required. Second है theory है humanistic theory. Teacher here is expected to find out the root cause of students' ill behavior or failure and resolve it instead of punishing the student. Democratic theory, in which students have the total freedom to decide on the course of class in the sense that the students needs to decide on the rules and regulations in the classroom. Psychoanalytic theory. This theory bases unconscious thoughts and perceptions of the learners. The teachers here find way the students feel motivated and then work towards it. Cognitive theory about the students' mental state and encourages them to look critically at their actions and the reasons behind them. Effective classroom management. इसमें क्या क्या है? इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, कॉन्ग्रिएंट कम्युनिकेशन, ऑथोरिटेरियन बिहेवियर का मॉडिफिकेशन, असर्टिव टैक्टिक्स. प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. अब प्रिंसिपल क्या क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट के, तो क्रिएट ए सेफ एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, मैनेज डोंट डोमिनेट, पॉजिटिव reinforcement, solve conflict constructively, assertive tactics, decide which rules you wish to implement in the class, determine negative consequences for non-compliance, conduct a meeting to inform the students of the program. Practical classroom management.
प्रैक्टिकल क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा करना, तो एक्टिव लर्निंग थ्रू ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग. Second, real world connections relate course content to students' lives and interests. Third, a student's choice. Fourth, a positive learning environment. Fifth, a feedback and assessment. Sixth, a gamification. Gamification means incorporate elements of games such as points, badges, leaderboards, etc. Diverse teaching methods, goal setting, collaboration. ये सारा प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट है. इसमें बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है. साइकोलॉजिकल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. साइकोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. It is about understanding individual behavior in a social context. This approach looks at people's behavior as influenced by other people and the social context in which it occurs. Classroom social climate should be positive, and teaching and learning should be managed effectively. A personal approach to classroom management. बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ पर्सनल अप्रोच रखना है. तो क्या क्या है? बिल्डिंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, एंगेजिंग टीचिंग मेथड्स, positive reinforcement, solving disruptions calmly, fostering collaboration, consistency and fairness, professional and development, ensuring engagement and motivation in the classroom, foster a positive and supporting learning environment, promote students' autonomy, make learning relevant and meaningful, instructional classroom management. It prevents most management problems by actively engaging people in the lessons to meet their interests, needs, and abilities. Routines and technology in classroom. So, integrating technology in classroom routines can enhance engagement and efficiency. Technology can be incorporated into these routines to make them more dynamic and interactive. ICT-based education system includes full-fledged usages of high-tech equipment in educational institution. यहाँ पे हाई-टेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, फॉर्मिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. ये क्या क्या होता है? तो इसमें बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, create a comfortable physical environment, find time for fun, for desired behavior, reward, praise, promote student autonomy, enhance engagement through teaching methods. Disciplinary problems. Disciplinary problem in the classroom can stem from various sources, including student behavior, classroom environment, and teacher strategies. Common types of disciplinary problem. क्या क्या है कॉमन टाइप डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम? डिसरेस्पेक्ट, डिफायंस, बलिंग, डिसएंगेजमेंट, डिसरप्टिव बिहेवियर. तो ये सारा जो है डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स. मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर डाइवर्स क्लासरूम. एक क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, उनका मेंटल लेवल अलग अलग होता है. तो उनको कैसा मैनेज करना? तो यूज पोलाइट लैंग्वेज, maintain eye contact, let one another speak interrupted, encourage initiative, offer praise, gamify personal learning plans. पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट, ये क्या होता है? तो इसमें मैनेजमेंट होना है पॉजिटिव क्लासरूम. तो वो है लीडरशिप स्टाइल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, हाई एक्सपेक्टेशन, classroom norms, managing conflicts. Managing classroom and other learning environment, clinical OPD, practical labs, skill lab, community outstage.
Managing classroom and other learning environment like classroom, clinical areas, OPD, practical labs, skill lab, community outreach requires a multifaceted approach. Clinical skills. Develop and implement effective strategies for teaching and evaluating clinical skills. OPD. Offer learners the opportunity to interact with patients. Practical labs. Ensure labs are well equipped and maintained, providing learners. Skill labs provide learners with a space to practice and refine their skills. Community outreach. Expand learning beyond classroom by engaging learning with communities. तो ये हमारा आज तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर खत्म. थैंक यू. अब चौथा लेसन है असेसमेंट मेथड. आई एम डॉक्टर राजीव भूसेकर. I am associate professor in MD Ayurvedic College, Agra, Uttar Pradesh. Today I am going to take fourth lesson, that is Unit 4, Assessment Method. Concept and principles of learning assessment. Evaluation is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which instructional objectives are being achieved. Assessment is the second step of evaluating students' performance. The description that a student stood first in the class represents the concept of assessment. Functions of evaluation. It helps in locating the areas that require remedial measures, facilitate learning, facilitate planning, systematic collection of evidence with a view to action. Concept and principles of learning assessment. Assessment, what is meant by assessment? Assessment is the process of gathering and interpreting information about a student's learning. What is meant by evaluation? Making judgments about the quality or value of something. Authenticity, appropriate measures, fairness, validity, feedback are all, everything is called as principles of learning methods. Now, evaluation in choice-based credit system in higher education. There is need to allow the flexibility in education system so that students, depending upon their interests and aims, can choose the interdisciplinary, intradisciplinary, and skill-based courses. This can only be possible when choice-based credit system (CBCS) an internationally acknowledged system is adopted. What are the advantages? Shift in focus from teacher-centric to student-centric. Students may undertake as many credits as they can cope. Credits earned at one institution can be transferred to another institution. Outlines of choice-based credit system. इसमें क्या क्या होता है? कोर कोर्स, एक कोर्स होता है कोर कोर्स विच शुड बी कंपल्सरीली be studied by candidate. Elective course, generally a course which can be chosen from a pool of courses. Discipline specific elective course. Elective courses may be offered by the main discipline
or subject of study, dissertation project, an elective course designed to acquire special or advanced knowledge, generic elective course, an elective course chosen generally from an unrelated discipline or subject with an intention to seek exposure. Considerations of innovation in evaluation system beyond traditional testing, concept maps, e-portfolios, board cards, technological tools, computer-based testing, linear test, adaptive test. These are all innovations in evaluation system. Assessment of clinical competence. Purposes of assessment, methods of assessment, key considerations for assessment design, importance of assessment. Assessment of clinical competence in healthcare professionals such as nurses, doctors involves evaluating their knowledge and skills in real-world clinical setting to ensure they are qualified to practice safely and effectively. Role of observation and feedback in assessment. Observation and feedback are crucial components of effective assessment, playing a vital role in both formative and summative evaluations. Structured oral exam, long case, short case, objective structured clinical exam. A structured oral exam is a formal assessment where a candidate answers questions orally, often on a specific subject. Long case, a clinical case scenario that simulates a patient's journey through a healthcare encounter, including history taking, examination, and management. Short case, a shorter clinical scenario often involving a simulated or real patient, assesses candidates' ability to manage a specific clinical problems. Assessment types formative, summative, and periodic. So, formative assessment, what is that? The major purpose of formative evaluation is to find the strength and weakness of the students. Summative assessment, the major purpose is classification and promotion of the student. Periodic assessment, it enables us to monitor progress, make adjustments, and plans. Types of evaluation quantitative, qualitative. Quantitative में written exam, oral exam, practical exam. क्वालिटेटिव में ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल सब आता। तो इस तरह से जो आज असेसमेंट का जो लेसन ख़त्म कर दिया।